हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम जो हमारे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। होम्योपैथी में भी पशुओं की कई बीमारियों का इलाज बताया गया है। होम्योपैथी लंबे समय तक चलने वाला इलाज है, लेकिन इससे पशुओं में बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। होम्योपैथी पशुओं पर भी उतना ही कारगर है जितना इंसानों पर। गाँव में जहाँ पशुपालक अपने पशुओं के इलाज के लिए अंग्रेजी दवाओं और घरेलू इलाज के भरोसे रहते हैं, वहीं बरेली में पिछले 8 वर्षों से भगवती प्रसाद द्विवेदी जो 34 साल के हैं होम्योपैथी दवा लेकर पशुओं का इलाज कर रहे हैं। होम्योपैथी लंबे समय तक चलने वाला इलाज है, लेकिन इससे पशुओं में बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। होम्योपैथी पशुओं पर भी उतना ही कारगर होता है जितना इंसानों पर। जिला मुख्यालय से पश्चिम दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर बहरी ब्लॉक के बजरिया और उसके आसपास के गांव में भगवती द्विवेदी पशुओं का होम्योपैथी तरीके से इलाज कर रहे हैं। भगवती बताते हैं कि पशुओं में बुखार, पेट खराब होने, प्रसव के दौरान समस्या, गुदा से खून, मूत्राशय की पथरी और जैसी कई बीमारियों में होम्योपैथी तुरंत कारगर है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर पशुपालक का होम्योपैथी से ही पशुओं का इलाज करा रहे हैं। भगवती प्रसाद होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। लंबे समय तक काम करते हुए वह होम्योपैथी से सभी पशुओं का इलाज कर रहे हैं। ज़्यादातर पशुपालक पशु के बीमार होते ही अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भगवती प्रसाद होम्योपैथी इलाज पर भरोसा कर रहे हैं। गुरसोली गांव के डेयरी संचालक यशवंत कुमार बताते हैं, हमारे पशु के धन में गांठ पड़ गई थी, हमने उसको होम्योपैथी दवा खिलाई थी, अब वो ठीक है। होम्योपैथी इलाज में दूध पर भी असर नहीं आता है। भारत में होम्योपैथी और पशुओं के इलाज की बात करें तो ये कोई प्रचलित विद्या नहीं है। होम्योपैथी दवाएं पशुओं के लिए कारगर है। होम्योपैथी इलाज के बारे में लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के डॉक्टर BBS यादव बताते हैं, पशुओं में होने वाली क्रोनिक बीमारी, यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। क्रोनिक बीमारी में होम्योपैथी इलाज काफ़ी फायदेमंद है। IVRI अनुसंधान भी लगातार होम्योपैथी पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी कुछ ही पशुपालक होम्योपैथी तरीके से पशुओं का इलाज करा रहे हैं। होम्योपैथी दवा सस्ती भी पड़ती है और इनका पशुओं पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। पशुओं में होने वाले थनैला रोग, गांठ, बच्चेदानी का बाहर आ जाना, ऐसी बीमारी के होम्योपैथी दवाएं कारगर है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। शिशु के लिए कौन सा दूध कब और कैसे देना चाहिए सही रहता है, ये बताते हैं। बच्चा चाहे छोटा हो या अधिक उम्र का, उसके खान पान को लेकर सभी चिंतित रहते हैं। दूध को लेकर ज़्यादातर लोगों के जेहन में रहता है कि माँ के दूध के बाद यदि गाय या भैंस का दूध पिला रहे हैं तो वह गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसमें पानी मिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा न करें। बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उन्हें पोषक तत्वों से युक्त दूध पीने की बेहद आवश्यकता होती है। 6 माह तक उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके बाद कौन सा दूध उनके लिए सही है, जाने विशेषज्ञ से। कमजोर पाचन तंत्र, 1-1.5 साल की उम्र तक बच्चे का पाचन तंत्र कमजोर होता है। दूध की बात करें तो बकरी और गाय का दूध पचने में हल्का होता है, इसलिए विशेषज्ञ 6 माह के बाद शिशु को उसके शरीर की जरूरत के अनुसार इनका दूध पिलाने की सलाह देते हैं। 6 माह बाद गाय और 1 साल की उम्र के बाद शिशु को बकरी का दूध पिला सकते हैं। 2 साल की उम्र के बाद शिशु को भैंस का दूध पिलाया जा सकता है। इसके ये फायदे हैं, शिशु के शरीर को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में बकरी और गाय का दूध विटामिन D, B, B2, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इनसे शिशुओं की इम्यूनिटी तो मजबूत होती है, वजन बढ़ता है और हड्डियां व दांतों को ताकत मिलती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, बच्चों को कभी भी कच्चा या पानी मिला दूध नहीं पिलाना चाहिए, इससे दूध के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं पशुओं की प्रजनन संबंधी बीमारियों के बारे में और इन तरीकों से कर सकते हैं इनका उपचार। भारत में डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए पशुओं का बांझपन और गर्भपात मुख्य वजह है। भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, यहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पशु भी हैं। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है जिससे पशुपालकों और किसानों की आमदनी पर असर पड़ता है। भारत में डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए पशुओं का बांझपन और गर्भपात मुख्य वजह है। इन समस्याओं के होने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण रोगाणु होते हैं।
यह रोग हर डेयरी फार्म के लिए हानि का मुख्य कारण है। सही प्रबंधन और पशु चिकित्सक की मदद से हम इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। पशुओं में सामान्यतः प्रजनन अंगों में बीमारियां धीरे धीरे विकसित होती हैं और बीमारी से ग्रस्त पशु मरता नहीं है, और कई बार तो पशु बीमार भी नहीं दिखता है। प्रजनन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि उच्च प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाए। बीमार पशुओं को तुरंत अलग कर समुचित इलाज किया जाए। पशुओं में प्रजनन दो तरह के होते हैं। पहला है संक्रामक प्रजनन रोग और दूसरा है पोषाहार प्रजनन रोग। आइए बात करते हैं संक्रामक प्रजनन रोग की। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 1 है संक्रामक प्रजनन रोग में ब्रुसेलोसिस यानी कि वेंगिया रोग। कई राज्य पशुओं को इस रोग से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस रोग से संक्रमित गाय हर पहलू में सामान्य भी सी दिखती है, और जब वह ब्याती है तो जहर व स्रावित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। स्रावित द्रवित पदार्थ जमीन और चारा आदि को संक्रमित कर देता है, जिससे दूसरे पशुओं के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है, लेकिन यह संक्रमण त्वचा और आँख के माध्यम से भी हो सकता है। दूषित चारा, बिस्तर, पानी आदि कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक संक्रमित रह सकते हैं। गर्भपात का समय होता है। गर्भावस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान गर्भपात का समय होता है। रोग विवरण और लक्षण इस प्रकार हैं। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है, ज़्यादातर पशुओं में एक बार, और बांझपन की समस्या, जहर रुकना आदि अन्य लक्षण हैं। इसके बचाव हैं। केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीनों की आयु पर टीकाकरण संक्रमण जरूर करवाएं। टीकाकरण स्ट्रेन 19 वैक्सीन द्वारा। संक्रमित पशु अलग रखें। कम जगह पर ज़्यादा पशु न रखें। और नंबर 2 है दोस्तों संक्रमण प्रजनन रोग में दूसरा नंबर है विब्रियोसिस। विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्यतः बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। यह जीवाणु जनित बीमारी है, और यह जीवाणु सांड की शीशन के मुख पर खुली त्वचा की दरारों में पाया जाता है। यह 4 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। सांड भी संक्रमित गाय के प्रजनन से संक्रमित हो सकता है। इसके लक्षण हैं मादा पशुओं में गर्भशोथ, बांझपन, गर्भ का न ठहरना या गर्भ में बच्चे की मृत्यु। और गर्भपात का समय है गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों में बचाव। सांड और गायों में प्रजनन के 4.5 महीने पहले पहला टीका तथा उसके 10 दिन बाद दूसरा टीका। बाद में हर साल जीवाणुनाशक दवाओं से उपचारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। नंबर 3 है ट्राइकोनियासिस। यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो प्रजनन से फैलती है। यह रोग संक्रमित सांड से मादा पशु के प्रजनन अंगों में फैलता है, जिसकी वजह से गर्भपात, बांझपन, गर्भ में शिशु मृत्यु और जिसके फलस्वरूप पशु गर्मी में आ जाता है। इसके लक्षण हैं बांझपन, मवाद युक्त गर्भाशय पड़ता है। प्रोटोजोआ सांड द्वारा सामान्य प्रजनन प्रक्रिया से मादा पशु में पहुँचते हैं। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा रोग का फैलाव नहीं के बराबर होता है। गर्भपात का समय है 2 से 4 महीने। इसके बचाव है संक्रमित सांड का उपयोग न करें। पहला टीका प्रजनन से 60 दिन पहले तथा दूसरा टीका 30 दिन पहले और बाद में हर साल। 90 दिनों के लिए प्रजनन से आराम देने से भी यह नियंत्रित हो जाता है। और नंबर 4 है दोस्तों कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। यह जीवाणु जनित रोग है जो कम आयु में डायरिया करता है, जबकि वयस्क मादा पशुओं में गर्भपात कर सकता है। यह मलमूत्र के माध्यम से फैलता है। गर्भपात का समय है इसमें गर्भावस्था के 4थे और 9वें महीने के दौरान। लक्षण है बांझपन, कभी कभी गर्भपात, जीवाणु आंतों में पाए जाते हैं। बचाव है इसके इलाज सामान्यतः आवश्यक नहीं है। 90 दिनों के लिए प्रजनन आराम से नियंत्रित हो जाता है।
नंबर 5 है लेप्टोस्पाइरोसिस रोग। लेप्टोस्पाइरोसिस दक्षिण भारत में बगैर टीकाकरण वाले झुंडों में पाया जाता है। ये रिपीट ब्रीडिंग, कम तीव्रता का गर्भाशय संकरण, गर्भपात, थनैला जैसी समस्याएं पैदा करता है। सामान्यतः गायों में संक्रमण संक्रमित गायों की मूत्र की बूंदों से आंख, नाक, मुंह, श्लेष्म झिल्ली के दो हाथ संक्रमण में आने पर फैलता है। इस रोग से प्रभावित गायों का ब्यात अंतराल बढ़ जाता है। गर्भपात का समय है इसमें गर्भावस्था के अंतिम त्रैमास में 3 मास में, यानी कि कोई विशेष लक्षण इसका नहीं है। कभी कभी बुखार होता है और रक्तकाल्पता एवं थनैला रोग इससे हो जाते हैं। गर्भपात में 5 से 40% तक बचाव होता है। बैक्टीरियम टीकाकरण प्रत्येक 6 माह के अंतराल में मल व मूत्र का समुचित निकास होता है। यह रोग चूहों का द्वारा फैलता है। चूहों का पशु परिसर में प्रवेश पर नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। नंबर 6 है रेड नोज रोग। यह विषाणु जनित रोग जो छोटे पशु व वयस्क पशु दोनों को प्रभावित करता है। यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अधिकतर गर्भपात पशु झुंड में संक्रमण फैलने के 1 सप्ताह बाद ही आने लगता है। गर्भपात का समय इसमें गर्भावस्था के 4थे महीने से ऊपर लक्षण है। नेत्र झिल्ली रोग आदि के रूप में हो सकता है। कई बार गायों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। संक्रमित गायों से रोग का फैलाव होता है। 5 से 60% गर्भपात दर है। एक बार संक्रमण होने के बाद पशु रोग रोधी हो जाता है। इसके बचाव हैं 6 से 8 महीने की आयु पर टीकाकरण, बोवाइन वायरल डायरिया, बीवीडी वायरस इन्फेक्शन होता है। बीवीडी वायरस इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं। यह संक्रमण माता के रक्त प्रवाह से गर्भाशय में शिशु में पहुंच जाता है। इसका गर्भपात का समय गर्भावस्था के प्रारंभ में 4 महीने तक और गर्भावस्था में संक्रमण होने के बाद भ्रूण विकास दर में कमी, प्रारंभ में बुखार, जन्मे बच्चों में मस्तिष्क का विकास कम होना, संक्रमण छूत से फैलता है। इसके बचाव हैं 8 महीने की आयु पर टीकाकरण, गर्भावस्था में टीका न लगवाएं। और नंबर 8 है एस्पेराजिलोसिस। यह फफूंद जनित रोग है। यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कई बार यह कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है लेकिन गर्भपात कर देता है। गर्भपात का समय सामान्यतः गर्भावस्था के 6 से 9 महीने। ज़्यादातर पशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। लक्षण है इसके शुरू में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखता लेकिन पुराने रोगी स्थायी रूप से बांझ हो जाते हैं। गर्भपात कम समय में 5 से 10% पाया जाता है। इसका बचाव है यह फफूंद नीले या नम भूसे में पाया जाता है, इसलिए गर्भपात में फफूंद लगा भूसा न खिलाएं। पोषाहार प्रजनन रोग है। इस तरह की समस्या पोषक तत्वों की कमी, पोषण असंतुलन में गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। इस प्रकार के रोगों से पशुपालक को आर्थिक हानि हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। भैंस के दूध से भी ज़्यादा ताकतवर है ऊँटनी का दूध। इसके जानते हैं फ़ायदों के बारे में। ऊँटनी के दूध में हैरान कर देने वाले 5 गजब के फ़ायदे होते हैं। हल्का गुनगुना दूध पीना हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। मिल्क बेनिफिट्स, दूध चाहे या गाय का हो या फिर भैंस का, दोनों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में रहने वाले शोभाराम का कहना है कि साल में 2 बार ऊँटों को चराने के लिए वे विभिन्न राज्यों में आते रहते हैं। अभी वे भोपाल में ठहरे हैं। उनका कहना है कि ऊँटनी का दूध गाय और भैंस के दूध से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। उनका बताया गया कि गाय और भैंस का दूध हमें प्रोटीन और वसा देती है, किंतु ऊँटनी के दूध में किसी बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए दवा का काम करता है। ऊँटनी के दूध पीने के फायदों के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, जो हमारे चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। उन्होंने बताया कि ऊँटनी के दूध को हर दिन पीने से गंभीर बीमारियों में लाइलाज बीमारी भी ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि ऊँटनी के दूध में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम के साथ कई अन्य विटामिन से भरपूर होते हैं। यह सभी पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त, अपने बच्चों को रोग से मुक्त करने
मस्तिष्क का विकास करने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, ऊँटनी का दूध नियमित पीने से बच्चों में सोचने समझने की अक्षमता में भी सामान्य अधिक लाभ के साथ कुपोषण को खत्म करता है। प्रचुर मात्रा में होता है इसमें कैल्शियम। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो वहीं इसमें लैक्टोफेरिन नामक तत्व पाए जाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी लड़ने की अक्षमता शरीर को तैयार होती है, शरीर को मिलती है। इतना ही नहीं, यह खून से टॉक्सिन्स दूर करता है और लीवर को साफ करता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम पाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह वायरल संक्रमणों से लड़ने में भी मददगार है। ऊँटनी के 1 लीटर दूध में लगभग 52 यूनिट इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। इंसुलिन शरीर में प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ऊँटनी के दूध में विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होने से शरीर को संक्रमण रोग से बचाता है। ऊँटनी के दूध नियमित पीने से ब्लड शुगर में राहत मिलती है। इन्फेक्शन रोकने में भी मददगार है। तपेदिक आंत में जलन होने पर भी इसका इस्तेमाल गुणकारी होता है। यह छोटी मोटी बीमारियों के लिए लाभकारी है। साथ ही गैस्ट्रिक कैंसर की घातक कोशिकाओं को रोकने में भी यह मदद करता है। ऊँटनी के दूध में अल्फा हाइड्रोक्सिल अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऊँटनी के दूध का नियमित सेवन करने से हेपेटाइटिस सी, हृदय रोग, एड्स, गैंग्रीन, मधुमेह, किडनी, अल्सर से संबंधी बीमारियों से शरीर की बचाव में प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में ऐसी कोशिकाओं के निर्माण का काम करता है जो संक्रामक रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। इससे त्वचा में भी निखार आता है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में कई रोगों के इलाज में विभिन्न प्रकार के आहार, जड़ी बूटियाँ और औषधि द्रव्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है उनके बारे में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। वाग्भट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह के अनुसार मधुमेह में हल्दी अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसे ही भैंस का दूध नींद लाने में श्रेष्ठ है। वात की समस्या को दूर करने के लिए तेल, पित्त को शांत करने के लिए घी व कफ दूर करने के लिए शहद उत्तम आहार माना गया है। सूजन, बवासीर व बढ़ते वजन में छाछ को सबसे अच्छा मानते हैं। साथ ही जो पाचन क्रिया दुरुस्त पर कब्ज में राहत देता है। सही मात्रा में यूरिन आने की स्थिति में गन्ने का रस पीना चाहिए। जिस तरह नमक को अन्न में स्वाद बढ़ाने के लिए उत्तम माना जाता है, वैसे ही शरीर के किसी हिस्से से खून बह रहा हो तो उसे रोकने में सूजन दूर करने के लिए बकरी का दूध श्रेष्ठ है। गाय का दूध व घी बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम कर रोगों से मुक्त रखता है। बुखार की स्थिति में रोग प्रतिरोधक अक्षमता घट जाती है। व पाचन क्रिया के धीमा होने पर ठोस आहार के बजाय दलिया खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। कावट दूर करने के लिए स्नान करना सबसे उत्तम फलदायी है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए तेल को मुंह में थोड़ी देर रखकर हिलाना अच्छा उपाय है। ऑयल पुलिंग को यानी शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए पसीना आना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए व्यायाम सबसे जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन शरीर को तभी लगता है जब भूख के अनुसार खाद्य पदार्थ खाए जाए। ये पेट की अग्नि शांत कर पाचन क्षमता मजबूत करते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि महिला को सभी भाव में से मानसिक प्रसन्नता की पूर्ति हो तो ऐसे में उसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। पशुओं के लिए जारी हो रहे हैं आधार कार्ड। बीमारियों से बचाव के लिए होगा निःशुल्क टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पशुओं को गलघोटू, खुरपका जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए टैगिंग की शुरुआत की गई है। यहां अब पशुओं के भी आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें सभी पशुओं के कान में विशिष्ट पहचान संख्या के टैग डाले जाएंगे, जो देश भर में एक ही जानवर को दी जाएगी। इस टैग पर अंकित कोड के माध्यम से पशु मालिक का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। पशुओं का किया जाएगा निःशुल्क टीकाकरण। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
गत वर्ष राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुख्य उप पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी गोयल ने इसकी शुरुआत की है। सादाबाद ब्लॉक की 51 ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर पशुओं के कान में प्लास्टिक का टैग लगाया जा रहा है, जिस पर 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत पशुओं को खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसेलोसिस से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। हाथरस की हर ग्राम सभा से 2 व्यक्तियों का चयन वैक्सीनेटर एवं सहायक के रूप में किया गया है। यह चयनित व्यक्ति वैक्सीनेटर एवं सहायक अपनी अपनी ग्राम सभा के सभी पशुओं को यह विशिष्ट पहचान संख्या वाले टैग लगाएंगे। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी नेहा शर्मा द्वारा टैग लगाने और उनके अनुसार विवरण इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।